नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड में लेसन 4 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि इस लेसन का दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत के अपवाह तंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, इसको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। अगर भारत के अपवाह तंत्र पर नज़र डाला जाए तो भारत के अपवाह तंत्र पर भौतिक बनावटों का, भौतिक स्वरूपों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हिमालय की नदियां, नंबर 1 हिमालय या उत्तर भारत की नदियां। हिमालय या उत्तर भारत की नदियां। नंबर 2 प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। अब आइए थोड़ी सी जानकारी, सामान्य जानकारी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में ले लेते हैं। उसके बाद में उत्तर भारत की नदियों में कौन कौन से नदी तंत्र प्रमुख हैं और दक्षिण भारत में कौन कौन से नदी तंत्र प्रमुख हैं, उनके बारे में एक एक करके विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। देखिए, उत्तर भारत की जो नदियां हैं वह मैक्सिमम हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। आप जानते हैं कि हिमालय की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, जिससे वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिससे वहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों में साल के 12 महीने जल की सप्लाई बनी रहती है। इसलिए उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ जो होती हैं वो सदा नीरा नदियाँ होती हैं, सदावाहिनी नदियाँ होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के उच्च भागों से निकलती हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं है कि यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएं, इसलिए दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियाँ हैं अधिकतर मौसमी होती हैं। कुछ नदियों को छोड़ करके अधिकतर नदियाँ जो होती हैं मौसमी होती हैं, जो कि ग्रीष्म या शुष्क दिनों में सूख जाती हैं। तो ये कुछ रही सामान्य जानकारी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की। अब आइए हम उत्तर भारत के नदी तंत्र का विस्तृत अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय या उत्तर भारत की नदियों के अंतर्गत 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र। अगर ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट ना दिखाई दे रहा होगा तो आवाज सुन करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तर भारत की नदियों के अंतर्गत या हिमालय की नदियों के अंतर्गत यही 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। अब आइए इन तीनों नदी तंत्रों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं।
नदी तंत्र किसे कहते हैं, ये कल की वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि किसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके नदी तंत्र कहलाती हैं, नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम लोग सिंध नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिंध नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम सिंध नदी तंत्र, आइए इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सिंध नदी कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से निकलती है और भारत और पाकिस्तान आदि से प्रवाहित होते हुए कहाँ पर जा करके सागर समुद्र में विलीन होती है। तो सिंध नदी तंत्र जो है तिब्बत में, तिब्बत इस समय चीन का अंग है या चीन का भाग है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक रकास ताल है या रकास झील है, जहाँ से यह निकल करके पश्चिमोत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर के लेह डिस्ट्रिक्ट में भारत में प्रवेश करती है। रकास झील के पास से निकल करके पश्चिमोत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। रकास झील कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। यहाँ से सिंध नदी निकलती है और पश्चिमोत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए, आप लोग जान रहे हैं कि ऊपर का भाग जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के लेह जिले में यह भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद इससे इसकी अन्य सहायक नदियां जैसे कि श्योक, नुब्रा, हुंजा आदि इससे आकर के मिल जाती है, आज इससे आकर के मिल जाती हैं। देखिए सिंध नदी जो है बलूचिस्तान, गिलगित से प्रवाहित होते हुए बलूचिस्तान, गिलगित आदि से प्रवाहित होते हुए अकाट के पास, अकाट के पास पर्वतीय भागों से निकल करके मैदानों में प्रवेश करती है या मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सिंध नदी जम्मू कश्मीर में सुंदर गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। गार्ज या कैनियन, ये गार्ज क्या होता है? आपको हम कल बताए थे कि नदियां जब युवावस्था में होती हैं यानी कि पहाड़ों पर होती हैं, तब वहां पर चूंकि ढाल तीव्र होता है, इसलिए नदियों में पानी जो होता है वह कम होता है, इसलिए और नदी का वेग जो होता है काफी तीव्र होता है, इसलिए नदी जो है वह अपने तली को गहरा करती जाती है और जब वह अपनी तली को लंबवत काटती है और इतना गहरा कर देती है कि इसके किनारे से खड़े होकर के देखा जाए तो नदी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार की संरचना को या स्थलाकृत को गाज या कैनियन कहा जाता है। तो सिंध नदी जम्मू कश्मीर में सुंदर गाज का निर्माण करती है। यह अकाट के पास पर्वतीय भागों को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है। मिठान कोट के पास, पाकिस्तान में मिठान कोट, मिठान कोट के पास इसकी
अन्य सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सब नदियां पहले आपस में आकर के मिल जाती हैं और आपस में मिलने के बाद ये लोग मिठानकोट में आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन? झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये नदियां इसके बाएं किनारे से पाकिस्तान में मिठानकोट के पास आकर के मिल जाती हैं और फिर यहां से ये नदी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए कराची के पूर्व पाकिस्तान में ही यह अरब सागर में विलीन हो जाती है। सिंधु नदी कराची में कराची के पूर्व पाकिस्तान में यह अरब सागर में आकर के विलीन हो जाती है। सिंध नदी की जो कुल लंबाई है वह लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंध नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है या सिंध नदी का जो अफवाह तंत्र है उसका 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है वह भारत में पड़ता है, शेष अन्य भाग जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। इसके द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया जाता है या जो मैदान का निर्माण किया जाता है उसका ढाल काफी मंद होता है। ये कुछ जानकारी रही सिंध नदी तंत्र के बारे में। अब आइए हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी तंत्र, देखिए गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत का एक प्रमुख नदी तंत्र है। गंगा नदी उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर या यूं कहें कि गंगा नदी की मुख्य शाखा का उद्गम, गंगा नदी की मुख्य धारा का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा के रूप में। किस रूप में? इसकी मुख्य धारा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, किसके रूप में? अलकनंदा के रूप में। अलकनंदा के रूप में इसकी मुख्य धारा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और उत्तराखंड में ही देवप्रयाग में इसकी दूसरी शाखा इसकी जो मुख्य धारा है भागीरथी, वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी जो दूसरी शाखा है वह देवप्रयाग में आकर के इससे मिल जाती है और दोनों संयुक्त रूप से अलकनंदा और भागीरथी दोनों संयुक्त रूप से गंगा कहलाती हैं। और फिर ये उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती हैं, फिर वहां से प्रवाहित होते हुए आगे की तरफ पश्चिम बंगाल पहले और फिर उसके आगे बांग्लादेश तक जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं
वह इसकी सहायक नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां और प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली सहायक नदियां, या यूं कहें कि गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां और गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। देखिए, गंगा के बाएं तरफ से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं, या यूं कहें कि गंगा हिमालय से निकलने वाली जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उनमें प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें एक है यमुना। यमुना जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गंगा के दाहिने किनारे से गंगा के समानांतर प्रवाहित तो होते हुए इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और इसकी अन्य सहायक नदियां घाघरा, गंडक, कोसी आदि इससे आकर के बाएं तरफ से मिलती हैं। चूंकि इन नदियों की उत्पत्ति जो है नेपाल हिमालय से होती है, इसलिए क्योंकि ऐसे भागों में वर्षा ऋतु में काफ़ी वर्षा होती है, इसलिए ये नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ लाया करती हैं, जिससे काफ़ी जन धन की हानि होती है, लेकिन साथ में ही उपजाऊ मैदान का भी या उपजाऊ मृदा का भी निर्माण होता है। देखिए, इसकी जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सहायक नदियां हैं, गंगा की प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलने वाली सहायक नदियां हैं वो है सिंधु। ध्यान देंगे, एक सिंधु जो रकाज झील से निकल करके जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से फिर अरब सागर में मिल जाती है। एक सिंधु नदी या सिंध नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके गंगा की जो मुख्य सहायक नदी है यमुना से मिलती है। इसके अलावा सिंधु, सोन, बेतवा, केन आदि इसकी सहायक नदियां जो कि इसके दाहिने तरफ से आकर के गंगा से विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां मिलकर के पश्चिम बंगाल के फरक्का तक गंगा के रूप में प्रवाहित होती हैं। फरक्का जो है वह गंगा नदी डेल्टा का उत्तरी बिंदु है। फरक्का से इसकी गंगा की एक वितरिका हुगली, फरक्का के पास गंगा की एक वितरिका इससे अलग हो जाती है, जिसका नाम है हुगली। वितरिका किसे कहते हैं? वितरिका सहायक नदी के रूप में ही होती है, किंतु देखिए सहायक नदियां इसके रास्ते में मिलती हैं। सहायक नदियां मुख्य नदी में जाकर के मिल जाती हैं। वितरिका जो होती हैं वो कभी भी मुख्य नदी में आकर के नहीं मिलती हैं, वो जाकर के सागर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो फरक्का के पास इसकी वितरिका हुगली नदी निकल करके दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा के डेल्टा से, गंगा ब्रह्मपुत्र या सुंदरबन डेल्टा से होकर के धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इसकी मुख्य शाखा जो है पूरब की तरफ आगे बढ़ते हुए या पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम बदल करके पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा का नाम बदल करके पद्मा हो जाता है, जहां पर बांग्लादेश में ही जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी, आगे भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे, आ करके गंगा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के गंगा या पद्मा में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर जानेंगे। और जब पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती हैं तो ये संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जानी जाती है, और मेघना के ही रूप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है।
यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।